आगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि दोनों इंडियन एक्सप्रेस और आपको इसमें देखने को मिलेगा। पहला है द हिंदू पे, फ्रंट पेज पे ही आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। फर्स्ट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है सस्पेंशन 12 महाराष्ट्र के बीजेपी एमएलएज का। देखिए, हमको पॉलिटिकल न्यूज़ कुछ नहीं देखना है, बट इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है ये, तो इसमें जो है आपको कुछ केस जो है वो कोट करने हैं। पहला क्या है, ये कौन सी बेंच थी। तो जब भी हम आंसर लिखते हैं, जब हम मेंस की क्लास लेंगे, बूस्टर मेंस बूस्टर क्लास जब लेंगे, तो मैं अपनी कॉपी भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से जो है केस लॉस को मैंने कोट किया हुआ है। और मेरे को 172 मार्क्स मिले थे जीएस पेपर 2 में, 65th वाले में। 64th में मेरे को मार्क्स मिले थे 130। तो जो डिफरेंस आया, जो मैं मतलब बोल सकती हूँ खुद से, तो वो डिफरेंस आया क्योंकि मैंने सेकंड वाले में, मतलब कि 65th वाले में केस लॉ कोट किया था, आर्टिकल कोट किया था, उसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा था। वरना डायग्राम वगैरह, जैसे मैं आपको ये नोट्स दिखा रही हूँ ना, इसी तरह मेरे आंसर्स भी थे, आप देख सकते हैं। जैसे मैं ये ऐसे, ये देख रहे हैं आप, इसी तरह से मैंने आंसर्स भी लिखा था। ये देखिए, ये चीज ऐसे ही मैं आंसर्स भी लिख करके आई हूँ। कोई बहुत डायग्राम वगैरह मैंने नहीं बना रखा है, बट फिर भी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स था, 172 नंबर था। तो जो कि जीएस में इतना जल्दी नहीं आता है, वो भी जीएस पेपर 2 में। तो रीजन यही है कि हमने जो है आंसर को एनरिच कर रखा था अपने। बाकी किसी से कंपेयर करिएगा, सब आपको जो है सिंपल थ्योरी लिख करके दे देंगे कि आर्टिकल 32 ये होता है, ये होता है, बट आपको केस लॉज जो है कोट करनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो। क्योंकि यूपीएससी में भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जीएस 2 में मेरे उसमें भी 118 नंबर थे 2020 में। ठीक है, काफी अच्छे मार्क्स थे जीएस के हिसाब से। तो लॉज वगैरह आपको कोट करनी है। अब देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर से आपको यही पता चलेगा क्या लॉ, कौन सी लॉ कोट करनी है। तो सबसे पहले कि ये पूरा न्यूज़ क्या था। न्यूज़ ये था कि 12 एमएल महाराष्ट्र के एमएलएस को, बीजेपी के एमएलएस को पिछले सत्र में, मतलब पिछले सेशन में 1 साल के लिए उनको जो है वहां के स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया था फॉर ग्रॉस मिस, मतलब हल्ला वगैरह मचा रहे थे इनडिसिप्लिन के बोल करके, उसको जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये लोग कोर्ट चले गए, एंड कोर्ट में जो है जजमेंट, ये जो बेंच थी, 2 जज बेंच के सामने जो है इनका ये लोग आए थे, और कोर्ट ने कहा कि एक सिटिंग से ज्यादा, मतलब कि जो ऑनगोइंग सेशन है, सॉरी, एक ऑनगोइंग सेशन से ज्यादा, मतलब मान लीजिए विंटर सत्र में उनको सस्पेंड किया गया, तो अब मॉनसून सत्र में जो है वो सस्पेंशन ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जिस भी सेशन में सस्पेंशन हुआ है उसी सेशन तक सस्पेंशन रहेगा। ये सस्पेंशन जो है आगे वाले सत्र तक नहीं जाएगा। हिंदी मीडियम के बच्चों को समझ आ रहा है? ठीक है, समझ गया। हिंदी मीडियम के बच्चों को समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ समझ आ रहा है। जी मैम, आ रहा कल्याणी, है। कल्याणी यस नहीं, मैम आ रहा है। हाँ, आज कल्याणी नहीं एक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आ रहा है मैम। ओके ओके बेटा, नोट्स जो प्री बूस्टर वाले बच्चे हैं, ये नोट्स आपको शेयर कर दिया गया है। अगर आप देखिए चाहें तो इनके साथ आप इनका प्रिंट आउट निकाल करके, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। आपको अपना कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बनाना है तो इसमें आप ऐड कर दीजिए। बाकी पूरा न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हमने यहाँ पे बना के आपको दे दी हैं, बस इतना ही पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर का आपका टाइम बच जाएगा। वैसे भी आप पढ़ते नहीं हो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, है ना? नहीं पढ़ते दी ना? मुझे एक चीज पूछना था। हाँ, पूछिए माधवी। दी हम्म। दी मुझे ये पूछना है ना कि हम लोग मतलब हिंदी लैंग्वेज के लिए कौन सी बुक, ये न्यूज़पेपर को प्रीफर करें। देखिए, हम सीधा एक, आप बुरा मत मानिएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है, हिंदी का हम सारे न्यूज़पेपर पढ़ के देख चुके हैं, कोई भी न्यूज़पेपर अच्छा नहीं है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब में क्या न्यूज आएगा, कितने लोग मरे और कहाँ पे क्या हुआ, वो हाँ, लोकल क्योंकि हम न्यूज। एक बार ट्राई किए थे, वो इसी टाइप का न्यूज़ था जो कि मतलब नॉर्मल जो हम लोग चैनल फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, इवन वो भी न्यूज़ उसमें नहीं था। उसमें बहुत सिंपल था, जैसे प्रभात खबर ये सब हो गया, तो उसमें बहुत सिंपल सिंपल न्यूज़ थे। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को यहीं पे समस्या आती है। न्यूज़पेपर आपको यही पढ़ना पड़ेगा, 2 ही न्यूज़पेपर इंडिया में अच्छे हैं।
अच्छे इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, इनमें जो है कुछ काम की न्यूज़ आ जाती है, वो आपको छान करके देखनी पड़ेगी क्या न्यूज़ है, ठीक है। तो ये जो आपका न्यूज़ हमने आपको दे रहे हैं, बस यही पढ़ना है आपको। तो आप ही के लिए हम लोग मैं ये मेहनत करती हूँ। मैं बहुत जल्द हिंदी में मैं बना नहीं पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश में ये आता है। तो इसमें बहुत कठिन इंग्लिश नहीं है, और कुछ आपको समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। आप सब लोग नेहा मैम के थ्रू आप लोग बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उस वक्त हम क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऐसे वीकली क्लास लिया करेंगे, एक्चुअली वीकली। लैंग्वेज समझ में आ जाता है, बस टर्म समझ में नहीं आता हाँ, है तो कि वो वो बोल टर्म क्या के रहा है। समझाने के लिए हम लोग वीकली क्लास ले लिया करेंगे, ठीक है। एक वीक का सारा उठा करके रखिए, फिर जो जो टर्म्स नहीं आ रहा वो एक दिन डाउट सेशन में सैटरडे को कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, समस्या सुलझ गई हेलो तभी। मैम, हाँ बोलिए दीपक जी। कह रहे थे मैम कि ऐसे यूट्यूब चैनल एक आता है द IAS ओनली करके, उस पे इसका डिस्कशन वगैरह देता है हिंदी देखिए का, दीपक जी, वो तो लेकिन वो हिंदी में ही बताते रहता है। हाँ, तो वो आपका है, मतलब आपका पैरोगेटिव है इसमें। मैं केवल वो केवल एडिटोरियल कराते हैं, ये एडिटोरियल की क्लास नहीं है, ये जी मेंस एनरिचमेंट क्लास है, ठीक है। एडिटोरियल में ऐसा नहीं है कि एक न्यूज़पेपर में केवल एडिटोरियल में सब कुछ अच्छा आएगा। ये जो है एक बिजनेस बना लिया गया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एडिटोरियल बहुत ही बायस्ड होते हैं। एडिटोरियल के अलावा बहुत सारी न्यूज़ होती है जो पढ़नी होती है आपको। जैसे ये वाला जो न्यूज़ का हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये तो एडिटोरियल नहीं है, ये न्यूज़ का फ्रंट पेज का आर्टिकल है, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये केस क्या था। तो मैम कोई पूरा न्यूज़पेपर मैम पढ़ना है, और पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो ये नोट्स पढ़िए, बात खत्म। मैम आप एक बार क्लास ले लीजिए, लास्ट में डाउट ले लीजिएगा। जी, तो न्यूज़ ये है कि इन बीजेपी एमएलएस को सस्पेंड किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट की जो है 2 जज बेंच थी, AM खानविलकर और CT रवि कुमार की बेंच ने ये जजमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि ये इलीगल होगा अगर सिटिंग लेजिस्लेटर्स को, मतलब कि MLAs को या MPs को ऑनगोइंग सेशन, कोई भी सत्र जो चल रहा है उसके बियॉन्ड अगर सस्पेंड किया जाए तो वो इलीगल होगा। क्यों इलीगल होगा? पहला रीजन उन्होंने दिया, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, सेकंड नंबर वाला, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अनरिप्रेजेंटेटेड रह जाएगी। देखिए जो MLAs होते हैं, ये कोई जॉब तो नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आते हैं हमारे मतलब हमारे विधानसभा में या लोकसभा में। संतोष सागर, आपको कोई डाउट है क्या? श्रेया, अगर डाउट नहीं है तो हाथ नीचे कर लीजिए। तो ये लोग आ रहे हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव। अब अगर आपने 12 लोगों को जो है सस्पेंड कर दिया है एक सेशन के बियॉन्ड, तो उस पर्टिकुलर 12 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनको, उनका परमानेंटली वो अनरिप्रेजेंट हो गई। 1 साल तक वो अनरिप्रेजेंट हो गई। अब उनकी कोई लोकल समस्या है तो उसको कौन सुलझाएगा, है ना। तो ये जो है नाइंसाफी हो गई जनता के साथ। और लेजिस्लेटर्स क्या होते हैं, जनता की ये जनता को की जो बातें हैं उसको पहुंचाने का जस्ट एक माध्यम होते हैं। इसलिए उनको जो है सस्पेंड करना एक सेशन के बियॉन्ड, ये जनता के साथ और स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके साथ नाइंसाफी होगी, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हमारी जो संवैधानिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज हैं उसको जो है उसको वायलेट करता है, उसको जो है उसका पालना नहीं करता है। और ये जो है जबरदस्ती जो मेंबर्स हैं उनको डिप्राइव करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। कि देखिए कोई उनको, अगर आपने इस सत्र में उन्होंने कुछ मान लीजिए इनडिसिप्लिन किया, तो आपने इस सत्र से उनको जो है सस्पेंड कर दिया, ठीक है, आपने उनको पनिश कर दिया, बट आप अगले सत्र में भी उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे, जहां पर मान लीजिए बजट डिस्कशन हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो ये जो है उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप को जो है खराब करेगा। तो इससे क्या होता है, देखिए मान लीजिए मेजोरिटी है सिर्फ 2 लेजिस्लेचर्स की, मान लीजिए जो विनिंग पार्टी है उसमें 2 MLAs ज्यादा हैं। अब उन्होंने ऑपोजिशन के 12 MLAs को मान लीजिए सस्पेंड कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे मैनिपुलेशन हो जाएगा वोट्स का।
वोट जब इम्पोर्टेंट पॉलिसी मेजर्स लिए जा रहे हैं उस वक्त जो है, जो मेजॉरिटी थिन होती है, जब बहुत हल्की मेजॉरिटी होती है, जब कम एमएलएस के साथ मेजॉरिटी हो रही है या कम एमपीज के साथ मेजॉरिटी हो रही है, उस वक्त जो है मैनिपुलेशन करके स्पीकर जो है फालतू में जो हमारी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है या थिनली मेजॉरिटी गवर्नमेंट है उसको जो है एड्ज दे देगी, उसको जो है एक्स्ट्रा पावर दे देगी। क्योंकि 7 लोग तो मान लीजिए जो आपने सस्पेंड कर दिए 12 लोग, तो आपके पास 2 की जगह अब 14 की मेजोरिटी अपने आप हो गई। समझ आ रहा है ना? ये लॉजिक समझ आ गया? देखिए यस मैम, बेसिकली वही यस कि मैम। जब बिल आता है मान और लीजिए हमें ये कैलकुलेट 52 कराने है के लिए और ये 50 है, ठीक है। यहाँ से आपने 12 को जो है सस्पेंड कर दिया, तो ये कितने बचे? 38। अब ये 38 रह गए, ये 52 हो गए। अब देखिए कितनी मेजोरिटी इनके पास हो गई। ठीक है, तो अब ये आसानी से अपना कोई भी बिल पास करा लेंगे, वरना जो है इनको बिल पास कराने में दिक्कत होती। तो यही कहा गया है इसमें। हमने बहुत आपको सिंपल शब्दों में ये चीज समझा दी। ये वाला न्यूज आर्टिकल समझ आ गया सबको? हाँ मैम, समझ में। हाँ, अब बोलिए, कौन बोल रहा था? बोलिए। अब कोई बोल रहे थे, बोलिए। नो आगे मैम। बढ़े? हाँ हाँ अमृत, आगे बढ़े ना। यस मैम, यस मैम। फिर एक छोटा सा यहाँ पे न्यूज हमने डाला हुआ था कि बूस्टर डोज जो है वो नेजल ड्रॉप होगी। इसमें बस आपको ये याद रखना है, ये बीपीएससी में पूछा जा सकता है, बट यूपीएससी में जैसे पिछले बार 2021 का अगर आपने वो प्रीलिम्स का देखा होगा तो पूछा गया था कि कॉमन कोल्ड में कौन सा वायरस होता है, तो वो एडेनो वायरस था। तो इसीलिए मैंने जो है ये न्यूज लिखा, आर्टिकल लिखा था। जो जो नेजल वैक्सीन बनाई गई है वो चिंपैंजी एडेनो वायरस को जो है के वेक्टर को यूज किया गया है, और वैक्सीन का नाम BV154 है। जस्ट ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है। चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो न्यूज आर्टिकल आपको पढ़ना है ये है स्टेट मस्ट डिसाइड ऑन SC/ST कोटा इन प्रमोशन। तो अभी केस चल रहा है, केस चल रहा था, कल उसकी जो सुनवाई हुई थी, जिसमें जो है प्रमोशंस में जो कोटा है कितना मिलना चाहिए, इस बात को लेकर के जो है क्वेश्चन किया गया था। अब इस पे रोहन आप अपना डाउट पूछ लीजिए, फिर हम इसका डिस्कशन करेंगे। नहीं मैम, इट्स ओके। मेरे को बस पूछना था कि कैन वी कोट द जजमेंट इन बिगिनिंग ऑफ द आंसर, और हाँ वही हाँ, था। आप देखिए जैसा भी आप चाहें, वैसे इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता कि हम किस जगह कोट करें, बस आपका जो है कोटेशन होना चाहिए वो, ठीक है, कोट होना चाहिए वो, बस इतना है। ठीक है, ओके मैम। तो ये जो जजमेंट है SC/ST कोटा इन प्रमोशन पे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई भी यार्ड स्टिक, मतलब हम अपने आप से कोई भी क्राइटेरिया नहीं देंगे कि किस क्राइटेरिया से, मतलब क्या क्राइटेरिया होगा रिप्रेजेंटेशन का। नॉर्मली ये मतलब बेसिकली केस क्या था? केस ये था कि कुछ SC जो एम्प्लॉयज थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि प्रमोशन में हमारा जो एडिक्वेट कोटा है वो नहीं मिल रहा है। मान लीजिए 8% सपोज करिए कि सीट्स रिजर्व हैं, सपोज मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, सपोज करिए 8% सीट रिजर्व हैं। तो उन्होंने कहा कि जो अभी जो प्रमोशन में अगर प्रमोटेड सीट्स में आप देखेंगे तो 8 में से जो SCs हैं वो केवल मान लीजिए 4% है, तो हमको 4% का जो है प्रमोशन के टाइम कोटा मिलना चाहिए सीनियर लेवल पर। मान लीजिए, देखिए यूजुअली क्या होता है गवर्नमेंट में, मान लीजिए रोहन है, रोहन को 10 साल हो गए, और मान लीजिए माधवी है, माधवी को 8 साल हो गए, तो रोहन सीनियर हो गया, माधवी जूनियर हो गई। ठीक है ना? ये इतना समझ आया? आप में से मैंने नाम ले लिए, अदरवाइज मत लीजिएगा। अब मान लीजिए रोहन है जनरल कैटेगरी की और माधवी है, मान लीजिए माधवी, अदरवाइज मत लीजिएगा, SC कैटेगरी की। ठीक है, आप नहीं हो, कोई नहीं। आप नहीं हो, आई नो दैट, बट हम सपोज कर रहे हैं जस्ट एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए जब प्रमोशन होगा तो पहले किसका होना चाहिए? पहले रोहन का होना चाहिए, फिर माधवी का होना चाहिए, क्योंकि रोहन के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, माधवी के क्योंकि वो पास, सीनियर है। हाँ वो सीनियर है।
पर माधवी जो है ये केस करे, माधवी जो है ये बोले कि देखिए आप अगर सीनियर सीट्स में देखेंगे तो सीनियर सीट्स में मान लीजिए सिर्फ एक सीट खाली है और ऑलरेडी जो सीनियर्स हैं उनमें से दो जो ऑलरेडी सीनियर्स है जिनका प्रमोशन हुआ था, मान लीजिए वो दो जनरल हैं। तो माधवी बोले कि एक भी एससी नहीं है सीनियर में, तो इस हिसाब से मुझे जो है कोटे का बेनिफिट मिलते हुए मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, जूनियर वॉज आस्किंग प्रमोशन क्योंकि वो कैटेगरी से थे जो कि रिप्रेजेंटेड, जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है हायर लेवल पर। तो माधवी ये केस बनाए कि मेरी कैटेगरी का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जितने भी सीनियर्स हैं वो सभी जनरल कैटेगरी के हैं, इसीलिए जो है हमारा जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट हमको मिलना चाहिए और हमारा प्रमोशन होना चाहिए पहले। तो इसी बात का केस चल रहा था। इसी बात पर जो है किसी दूसरे ने केस किया कि पहले गवर्नमेंट ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ये क्राइटेरिया बताए, यार्डस्टिक बताए कि किस यार्डस्टिक के बेसिस पर SC ST का जो है प्रमोशन किया जाएगा। मतलब एक कॉमन यार्डस्टिक होनी चाहिए, एक कॉमन जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना, कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए कि किस स्टैंडर्ड के बेसिस पर SC ST को बेनिफिट मिलेगा और या उनको प्रमोट किया जाएगा उनके सीनियर के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको केस बताया मींस SC बिकॉज समबडी इज फ्रॉम SC ST कम्युनिटी, तो उनको जो है प्रमोशन में कोटा मिलना चाहिए, उनको जो है 4% या 8% जो भी उनके कैटेगरी का कोटा है वो कोटा मिलना चाहिए प्रमोशंस के वक्त। तो अगर मान लीजिए 10 सीट है, 10 सीट में से मान लीजिए उनका 4% अगर रिजर्वेशन है तो 4 सीट शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर SC और बाकी सीट्स जो है या ST और बाकी सीट्स जो है बाकी कैटेगरीज के लिए हो। तो ये केस था। इस केस में काफी टाइम से ये केस चल रहा था, ये नया केस नहीं है। आज इसका फाइनल जजमेंट आया है और जजमेंट में जजेस मतलब कल जजमेंट आया था, आज जो है न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। तो जजमेंट ने कहा में जजेस ने कहा कि हम कोई क्राइटेरिया नहीं देंगे SC ST की एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए। मतलब कि प्रमोशन में जो प्रमोशन के टाइम जो कितना जो है वो होना चाहिए या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए फॉर प्रमोशन फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इसका हम कोई आपको स्टैंडर्ड नहीं देंगे। दूसरी चीज, पहली चीज तो कहा कि हम यार्डस्टिक नहीं देंगे। दूसरी चीज जजमेंट में कही गई है कि कार्डर मतलब जैसे अभी मैं बिहार प्रोबेशन सर्विस में हूँ, है ना, बिहार प्रोबेशन सर्विस में हूँ, तो बिहार प्रोबेशन सर्विस एक कार्डर हो गया। इसी तरह मान लीजिए आप पुलिस में जाते हैं तो बिहार पुलिस सर्विस, तो पुलिस सर्विस आपका कैडर हो जाएगा। मान लीजिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जितने एम्प्लॉयज होंगे ये कैडर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, एम्प्लॉयज जो है बिहार गवर्नमेंट की या किसी भी गवर्नमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयज अलग अलग लेवल के होते हैं। जैसे कि लेवल शुरू होता है लेवल -1, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, लेवल 3, ऐसे करके लेवल जाते हैं 13A तक। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है ग्रुप होता है, ग्रुप C, ग्रुप D एम्प्लॉयज, ग्रुप C एम्प्लॉयज, ग्रुप B एम्प्लॉयज और ग्रुप A एम्प्लॉयज। A में कौन आता है, IAS A में आता है। PCS आपका जो है ग्रुप B में आता है। ग्रुप C में आपका बेसिकली क्लरिकल होता है और ग्रुप D आपका पियोन का मतलब ये जो हेल्पिंग स्टाफ होता है ग्रुप D में आता था। अब C एंड D को मर्ज कर दिया गया ऑलमोस्ट। तो ये ग्रुप्स और क्लासेस, ये लेवल और क्लास समझ आ गई, ये क्लास है, लेवल और क्लास सेम है, ग्रुप ये होता है। लेवल मतलब ये आपका पे को डिटरमाइन करने के लिए लेवल चुने जाते हैं। जैसे कि मेरा लेवल 9 है, ठीक है, तो मेरा जो कार्डर है वो लेवल 9 में आता है। और अगर आप रेवेन्यू सर्विस की बात करेंगे, देखिए बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, प्रोबेशन सर्विस, एजुकेशन सर्विस, इलेक्शन सर्विस, ये सब लेवल 9 में आते हैं। तो लेवल 9 का जो ग्रेड पे मतलब लेवल 9 की जो बेसिक सैलरी होगी वो 53,100 हो गई। इससे नीचे का जो लेवल होता है वो होता है लेवल 7। लेवल 7 की जो सैलरी हो गई मान लीजिए वो 44,000 कुछ है, 44,000 हो गई। तो अगर आप आरओ में जाएंगे या मान लीजिए आप पंचायती राज में जाएंगे तो लेवल 7 होगा। और आप जो है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हैं, बिहार एजुकेशन सर्विस में आते हैं, इलेक्शन ऑफिसर बनते हैं, प्रोबेशन ऑफिसर बनते हैं, तो आपका लेवल 9 होगा। तो ये
पहले क्या होता था, तो लेवल 7 में बहुत सारी पोस्ट हो जाती हैं, जैसे कि ऑडिटर, ऑडिटर भी लेवल 7 है। फिर आपका जो आरओ मैंने बताया, आरओ भी लेवल 7 है। इसी तरह से कुछ और सर्विसेज होती हैं, जैसे कि पंचायती राज, ये भी आपका बीपीआरओ, ये भी आपका लेवल 7 है। तो यहाँ आप देखिए, ये आरओ इज 1 कैडर, बीपीआरओ इज 1 कैडर, ऑडिटर इज 1 कैडर। तो एक ही कैडर में बहुत सारे कैडर्स सेम लेवल शेयर करते हैं। तो पहले क्या होता था कि कैडर जो है वो क्राइटेरिया, सॉरी लेवल जो है क्राइटेरिया हुआ करता था। तो प्रमोशन के लिए लेवल जो है क्राइटेरिया हुआ करता था। मतलब ये जो प्रमोशन करना है आपको, जो जो क्वांटिफाइबल डेटा आपको लेना है, तो पहले जो है लेवल वाले का या ग्रुप वाले का डेटा लिया जाता था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि लेवल और ग्रुप का डेटा नहीं लेना है, डेटा आपको लेना है कैडर का। तो देखिए, मान लीजिए, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 435 लोग हैं अभी आरओ में सेलेक्ट हुए थे 64th बीपीएससी में। और जबकि अगर आप सेम या हम लेवल की बात करें, चलिए हम सेम लेवल वाले की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कैडर में 34 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था प्रोबेशनरी ऑफिसर में, ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर 34 लोग सेलेक्ट हुए थे, तो 34 का कैडर हो गया हमारा। अगर हम लेवल 9 देखें, तो लेवल 9 की टोटल पोस्ट इसमें से ऑलमोस्ट 120 थी। तो 120 के हिसाब से जो होगा डेटा, वो कुछ और होगा। और मान लीजिए 120 का 4% अगर आप देखते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ बहुत हाई हो जाएगा, बट यहाँ पे कैडर में हो सकता है कि इतने कैंडिडेट्स ही ना हो। तो इसीलिए कैडर शुड बी ए क्राइटेरिया एंड नॉट द ग्रुप या लेवल। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? क्योंकि लेवल या क्लास देखेंगे तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ जाती है, तो जो रिजर्वेशन हो जाता है, वो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया होगा, वो थोड़ा सा, रिजर्वेशन की जो सीट्स होंगी वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाएंगी। और हो सकता है उस कार्डर में इतनी सीट्स ही ना हो, या उस कैडर में इतनी कैपेसिटी ना हो सकता है कि 4% आपने ले लिया और सारे कैडर के लोग, मान लीजिए 34 आ गया वो, तो 34 तो टोटल एम्प्लॉयज ही है उसका, उसमें इसका मतलब ये हो गया कि जनरल के लिए कोई सीट ही नहीं बची, सारी सीट जो SC ST के लिए चली गई। समझ आ रहा है इतना? Yes, ma'am. तो इसीलिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए एज ए कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करने के लिए, क्राइटेरिया शुड बी कैडर एंड नॉट ग्रुप। तीसरी चीज, ये जो बात रिपीट की गई है कि हम कोई क्वांटिफाई, हम यार्डस्टिक नहीं सेलेक्ट करेंगे, ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जर्नैल सिंह और M नागराज केस में यही बात बोली थी। तो पहले भी, जैसे मैंने बताया आपको, ये केसेस बहुत पुराने हैं। पहले भी जो SC ST कोटा इन प्रमोशन को लेके पहले भी केसेस हुए हैं। 2 केसेस हैं, जर्नैल सिंह और M नागराज केसेस, इनमें भी ये बात की गई थी। नेक्स्ट आपका है कि नेक्स्ट चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है वो ये है कि जो क्राइटेरिया लेने का जो हक होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट को होता है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास, जैसे सर ने आपको कल सेंसस के बारे में बताया था, तो सर ने बताया था कि सेंसस हम क्यों कराते हैं, जिससे कि हम जो है, हमारे पास इंफॉर्मेशन हो कि कितने लोग आपके जो SC के हैं, कितने ST के हैं। जैसे कल मैं सुन रही थी, तो सर आपको बता रहे थे कि SC की पॉपुलेशन कितनी है बिहार में, 15% के आसपास SC पॉपुलेशन है बिहार में, और 1% के आसपास ST पॉपुलेशन है बिहार में। तो क्योंकि डेटा जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट को पता है कितना रिप्रेजेंटेशन है पर्टिकुलर कास्ट का, और कौन सी कास्ट जो है बैकवर्ड आ रही है, कौन सी SC आ रही है, ये सारा डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसीलिए यार्डस्टिक सेट करने का भी जो हक होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ये जो हक, ये चीज जो है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतना समझ आ गया? ये देखिए, जो हमने साइड में न्यूज दिया, ये सारी UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये भी UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी आपको जो है सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है एनवायरनमेंट का, ये कौन सी वाइल्ड लाइफ या टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। तो बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व में जो है टाइगर सेंसस हो रहा है, इसलिए ये न्यूज आई थी, और ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट, अब एडिटोरियल पे आते हैं। एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल, जो छोटे वाले एडिटोरियल्स थे, उनमें पहला था एट दी सेंटर। एट दी सेंटर मतलब कल जो है एक मीटिंग हुई थी
सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की। सेंट्रल एशिया के में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं, पहले ये बता दीजिए उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, एक कजाकिस्तान, एक करके। तुर्कमेनिस्तान, हाँ, उज्बेकिस्तान। 5 कजा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कौन से हैं, चलिए ये बताइए। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान यहाँ लिखा हुआ है, और तुर्कमेनिस्तान, बेटा 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये बताइए। मैम कजाकिस्तान, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। जिसको नहीं पता है प्लीज आप देख लीजिएगा, एक बार बस एटलस आप खोल कर देखेंगे, आपको ये दिखाई दे जाएगा। तो इनकी जो है जॉइंट मीटिंग हुई थी इंडिया के साथ। इसमें क्या, देखिए जब भी किसी कंट्री की किसी दूसरी कंट्री के साथ मीटिंग होती है किसी भी लेवल पर, एम्बेसडर लेवल हो, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल हो, या फिर जो है आपका गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्ट्रियल लेवल हो, कोई भी लेवल हो, अलग अलग लेवल्स पर मीटिंग होती है। कोई भी लेवल पर मीटिंग होती है तो दोनों पार्टीज एक साथ मिल करके एक प्रेस रिलीज देते हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। तो इंडिया का और सेंट्रल एशिया की जो है मीटिंग हुई थी, और दोनों ने एक कंबाइंड जो है ये दिया था। किम जोंग उन कैसे आ गए भाई यहाँ पे, कोरिया से टेस्ट करने आए हैं क्या? हम अभी सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं भाई, कोरिया की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ कोरिया के बारे में हम ज्यादा जानते भी नहीं है, आप बिल्कुल कोई न्यूज निकलने नहीं देते। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। कार्ड लगा दीजिए मैम। जी बोलो कार्ड सा लगा दीजिए, कहते ना सैंक्शन लगाता नहीं यूएस नॉर्थ कोरिया पे। हाँ, वो तो वहां पे नहीं जाएंगे। एनीवेज बैक आ जाते हैं, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। किम जोंग उन, आप सुनते तो है नहीं किसी का, पर फिर भी म्यूट कर लीजिए। नहीं सुन रहे हैं, म्यूट कर लीजिए। तो ये लोग नॉर्मली देखिए, ये जो लाइन है ना, ये आप किसी भी कंट्री का, 2 कंट्रीज का, स्पेशली एशिया की कंट्रीज होंगी तो उनका जो है आप वो देखेंगे, ये हमेशा प्रेस रिलीज में बोला जाता है कि हम सिविलाइजेशनल, कल्चरल और ट्रेड और पीपल टू पीपल हमारे जो है आपस में संबंध हैं। तो सिविलाइजेशनल क्या हो गया, सिविलाइजेशनल को हिंदी में क्या बोलेंगे सभ्य हो गया। जी? नगरीकरण। नहीं, नगरीकरण कैसे? सभ्यता हाँ, सभ्यता होता सभ्यता, है। अच्छा वो हाँ संस्कृति, सभ्यता। ट्रेड का मतलब क्या हो गया? वाणिज्य। व्यापार वगैरह। व्यापार। वाणिज्य या व्यापार। व्यापार। वाणिज्य ज्यादा अच्छा वर्ड है। वाणिज्य कैसे लिखा जाता है, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। और पीपल टू पीपल मतलब लोगों के साथ लोगों का। लोगों के साथ, लोगों से लोगों तक। एक मिनट दीजिए बस। ठीक है, तो ये मैं हिंदी के वर्ड्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीजें आपको लिखनी है। जब भी किसी भी कंट्री का एक आईआर का क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन आता है पेपर 2 में, किसी भी कंट्री का आए तो भारत उसके साथ
इन लेवल्स पर, मतलब सभ्यता, संस्कृति, जन से जन तक जो है, अब हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा कि वो शेयर करते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली वर्ड्स आप देख लीजिएगा, बस ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं: सिविलाइजेशन, कल्चर, ट्रेड, पीपल टू पीपल लिंकेजेस, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कभी कभी प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेशन में। तो चैलेंज क्या है हमारा सेंट्रल एशिया से? तो सेंट्रल एशिया से ट्रेड करने का, देखिए हम लोग शेयर करते हैं, ये ठीक है, पर चैलेंज ये है कि हमारे पास डायरेक्ट लैंड रूट नहीं है। ये ROUT आएगा, टी कर लीजिएगा इसको, लैंड रूट नहीं है, क्योंकि जो लैंड रूट है अफगानिस्तान से होके जाता है, और अफगानिस्तान में क्या है, सिचुएशन काफी खराब है। तो आप या तो पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से हमारे संबंध सही होते तो एक बार पाकिस्तान से अफगानिस्तान, फिर हम आराम से सेंट्रल एशिया तक जा सकते थे। तो हमारे पास डायरेक्ट जो है लैंड रूट्स अवेलेबल नहीं है। दूसरी, अफगानिस्तान में सिचुएशन काफी खराब है, जिसका जो है स्पिल ओवर इफेक्ट सेंट्रल एशिया रिपब्लिक पे भी पड़ता है। अभी आपने, अगर आप अफगानिस्तान के न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे, तो 15 अगस्त को जब तालिबान ने कैप्चर कर लिया था काबुल को, तो आपने सुना होगा, बहुत सारी न्यूज आई थी कि बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे अफगानिस्तान आर्मी के जो सैनिक थे वो भाग करके कजाकिस्तान और आसपास के जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे उनमें चले गए थे, अपने वेपन्स छोड़ के वहां भाग गए थे। तो क्या होता है कि सेंट्रल एशिया पर काफी ज्यादा जो भी अफगानिस्तान में चल रहा होगा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहला चैलेंज हो गया कि हमारे पास कोई लैंड रूट नहीं है। दूसरा चैलेंज है कि इनस्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में, जो कि अपने आप इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है सेंट्रल एशिया में भी। और तीसरा है कि हम अपना ट्रेड को रूट कहाँ से करें। देखिए, किसी भी कंट्री के बीच में जब हम संबंधों की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेड संबंध। चाइना ने इतना बड़ा जो है एक बायो वारफेयर किया है वर्ल्ड के साथ, पर फिर भी वर्ल्ड आज भी और रियलिटी में डरता है चाइना को सीधे सीधे बोलने में। वो इतने सारे, जैसे पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था तो लोगों ने, आज भी उसको स्पेनिश फ्लू बोला जाता है, बट कोविड को कोई वुहान वायरस नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा ट्रेड इम्पैक्ट है वर्ल्ड के साथ, एंड ये रियलिटी है। इवन इंडिया की अच्छी इस वक्त सिचुएशन नहीं चल रही है, चाइना के साथ जो है प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी इंडिया और चाइना की जो ट्रेड है वो बढ़ी है, और साथ में इंडिया ने का जो एक्सपोर्ट है चाइना के लिए वो भी बढ़ा है। तो ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ट्रेड के साथ साथ अगर ट्रेड बेहतर होगा दो कंट्रीज के बीच में, तो उनमें अपने आप ही जो संबंध है वो बेहतर हो जाते हैं। देखिए, कोई भी कंट्री इंडिया के लिए बेनिफिट तभी देगा जब इंडिया उसको पीछे से, आपने सुना होगा दो रिलेशनशिप इज ऑफ गिव एंड टेक। रिलेशनशिप में हमेशा गिव एंड टेक चलता है, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन में। इंटरनेशनल रिलेशन में एक बात होती है कि ना तो कोई नो फ्रेंड नो एनिमी, देयर इज नो परमानेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये कोट है, एग्जैक्टली किसने दिया था मुझे याद नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। हमेशा परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं हमारे, ना तो कोई दोस्त है परमानेंट और ना ही कोई दुश्मन है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको हिंदी में अनुवाद करके लिख सकते हैं। तो कोई भी परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता है। ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट होता है, और जहां ट्रेड बढ़ेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारी ट्रेड अगर सेंट्रल एशिया से देखें तो केवल $2 बिलियन की है। तो ये न्यूज क्यों डिस्कस किया जा रहा है, ये आपको फिगर कोट करनी है। अगर सेंट्रल एशिया के साथ कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये फिगर कोट करनी है कि हमारी जो ट्रेड है, ये प्रॉब्लम, चैलेंज में आप लिखेंगे ये चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज, लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड रूट्स। दूसरा चैलेंज, सिचुएशन इन अफगानिस्तान इज इनस्टेबल विच क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ट्रांसलेट कर लें, मैं हिंदी में समझा रही हूं तो आप ट्रांसलेट कर लेंगे ना? जी मैम, कर लेगा जी। और तीसरा समस्या क्या है? तीसरा है कि ट्रेड अगर हम करना भी चाहें तो हम कहाँ से ट्रेड करें, कैसे करें? हमारा जो ट्रेड है वो केवल $22 बिलियन का है इसके साथ, कजाकिस्तान के साथ, और उसमें से ज्यादातर कजाकिस्तान से हम ट्रेड करते हैं, वहां से हम एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं इंडिया में।
अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, ये जो रूटिंग प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हम ईरान के छबहार पोर्ट का बेटर यूटिलाइजेशन करें, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। 64th में एक क्वेश्चन आया था ईरान के छबहार पोर्ट के बारे में, और ये एवरग्रीन रहता है क्वेश्चन, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ईरान का जो छबहार पोर्ट है। तो पोर्ट तो अब बन चुका, ऑपरेशनल है, पर पोर्ट से हमको जो है कनेक्टिविटी अब क्रिएट करनी है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में। तो आपने रोड तो बना दिया, उस जरांज तेलाराम वाला जो हाईवे है वो बन गया, बट अगर हम ट्रेड की बात करें तो वो रोड के थ्रू कम होता है और ट्रेड बेटर रहता है रेल रूट्स के थ्रू। तो रेल रूट्स जो है हमको बिल्ड करने हैं, इसमें हमको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ईरान में इन्वेस्ट करना जो है पॉसिबल नहीं है। काटसा जो है लगा हुआ है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, और कोई भी अगर कंट्री इन्वेस्ट करेगा ईरान में तो अगेन सैंक्शंस अमेरिका उस कंट्री के ऊपर भी लगा देगा। तो सैंक्शंस की वजह से हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक चैलेंज भी है जिस वजह से ईरान का झुकाव धीरे धीरे चाइना की तरफ होता जा रहा है। अब बेसिकली हम कल की मीटिंग में क्या हुआ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और इंडिया ने क्या एग्री किया है कि हम और स्ट्रक्चर्ड इंगेजमेंट करेंगे। जैसे 2+2 मीटिंग्स होती हैं यूएसए के साथ, तो उसमें एक स्ट्रक्चर हमेशा जो इस तरह की मीटिंग होती है हाई लेवल, जैसे 2+2 मीटिंग्स, उसमें देखिए फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी बैठते हैं दोनों कंट्रीज के, तो उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक एजेंडा होता है, डेट्स जो है फिक्स रहती हैं, पहले से कैलेंडर बुक कर लिया जाता है। वो फिलहाल अभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ नहीं हो रहा है। तो हमको स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट करना है, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने, मतलब दोनों कंट्रीज की तरफ से जो है एम्बेसडर लेवल्स के या फिर सेक्रेटरी लेवल के लोग बैठेंगे जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये चैलेंजेस जो हमने देखे ना, चैलेंजेस देखिए, जैसे अफगानिस्तान का चैलेंज हो गया, छबहार का चैलेंज हो गया, तो इसको अब कैसे सॉल्व करना है, ये दोनों ब्लॉक्स की तरफ से लोग बैठेंगे और साथ में मिलके प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे कि इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा, पीपल टू पीपल टाई बढ़ाने के लिए इंडिया से स्पेशली एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा इम्पोर्ट होता है जब फॉरेन कंट्रीज में स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। आप एज ए टूरिस्ट अगर किसी कंट्री में जाएंगे या एज ए स्टूडेंट किसी कंट्री में जाएंगे, तो उस कंट्री के लिए उस कंट्री को जो है फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, और साथ साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, लोग एक डायस्पोरा क्रिएट होता है, लोग जानते हैं आपके कल्चर के बारे में, आप जो है उनके कल्चर के बारे में जान पाते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है दोनों कंट्री, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए इंडिया में और इंडियंस के लिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में। ठीक है, ये समझ आ गया? नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रॉब्लम विद इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, उनकी क्या क्या जो है उनके अंदर कमियां, मतलब चैलेंजेस या कुछ भी आ सकता है, या उनकी एक क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। तो इलेक्टोरल बॉन्ड सबको पता होगा, क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, बता दीजिए जल्दी से। मैडम वो इससे पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग किया जाता है। अब बेटा कैसे होती है ये फंड, कौन बेचता है पहले ये बताओ, चलो कौन बेचता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैसे आप खरीदोगे? अगर आपको जो है किसी पार्टी में मतलब डोनेशन करना है, आप कैसे खरीदोगे इलेक्टोरल बॉन्ड को? ब्रांच में जाके मैम। तो देखिए कैसे करेंगे आप, प्रोसेस क्या होगा, आप एज ए डोनर आप जाएंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से जाके खरीदेंगे। फिर उस पे मान लीजिए आपने 1000 रुपए जो है सबमिट किए एसबीआई को, और वो 1000 रुपए का आपको जो है बॉन्ड दे देगा। ये बॉन्ड एक निर्धारित समय के अंदर आपको एक पार्टी के अंदर जमा कर देना है, वो पार्टी जो है एसबीआई को सबमिट करेगी और उसको जो है एनकैश करके एसबीआई पार्टी को दे देगी। ये पूरा प्रोसेस होता है बॉन्ड का। माधवी जी, आपको नहीं पता था ये बात? माधवी नहीं, क्यों? रितिका है यहाँ पे या रितिका चली गई? रितिका, आज आंसर्स नहीं आ यस रहे मैम। आपके, आप ठीक 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 है।
बाकी लोग बुरा मत मानिएगा, इन बच्चों को मैं रोज क्लासेस ले रही हूँ इसलिए इनके नाम है। हाँ रितिका बोलिए। मैम बेसिकली 10 डेज के अंदर इसको वो करवाना पड़ता है इलेक्टोरल बॉन्ड को। हाँ आफ्टर 10 डेज फिर वो नहीं हो पाता है वो नहीं हो पाएगा। तो ये कैश एक फॉर्म में। देखिए निश्चित टाइम, ये मतलब अगर आप थ्योरी में लिखेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इस वक्त 10 दिन फिक्स करा हुआ है, उसको 15 दिन भी कर सकते हैं, एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी वो टाइम फ्रेम चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? तो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए क्यों गए थे? इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसलिए लाए गए थे जिससे कि एक मतलब एक जो है पार्टीज को, देखिए पहले क्या होता था, डायरेक्ट हमने लोग पहले डोनेशन करते थे, वो गए उन्होंने जो है एक्सचेकर में जमा कर दिया, कभी कैश दे दिया, कभी जो है चेक दे दिया, तो कभी कभी जो है वो पता नहीं चलता था कि किसने क्या डोनेशन किया है, और पार्टीज जो है सही से रिकॉर्ड नहीं देती थी। अब यहाँ पे इंटरमीडियरी एसबीआई है ना, तो पार्टीज अगर रिकॉर्ड ना भी दे, एसबीआई के पास सारा रिकॉर्ड है कि कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है परचेज किए गए, और एसबीआई ही जो है उन बॉन्ड्स को एनकैश भी एसबीआई करेगा। तो डेटा एसबीआई के पास पूरा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी है एसबीआई के पास कि कितना जो है बॉन्ड्स आ रहे हैं। कविश आप इस बारे में नेहा मैम से बात कर लीजिएगा, उनको ज्यादा जानकारी है, ठीक है। तो एसबीआई के पास सारा डेटा है, तो जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी वो एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड आप जब खरीदेंगे तो आपको अपना जो है रिकॉर्ड देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही जाकर के खरीद सकते हैं। तो केवल इंडियन एंटिटीज खरीद सकती हैं बॉन्ड्स को, ऐसा फॉरेनर्स नहीं खरीद सकते बॉन्ड को, और भी बहुत सारी कंडीशन है परचेज करने की। एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड आज जाके आप पढ़ेंगे क्या होता है तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो जो इलीगल फंडिंग थी, फॉरेन एंटिटीज से फंडिंग होती थी पॉलिटिकल पार्टीज में, उसको कर्ब करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाई गई। और केवल इंडिया में नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है का जो है काम किया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम पहली है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है फॉर द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक एसबीआई के पास डेटा है बट पब्लिक ये नहीं। पहले क्या होता था, वेबसाइट्स पर पब्लिश हो जाता था कि ये पर्सन, फॉर एग्जांपल रतन टाटा इज लेटर से पेइंग टू आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि कौन सा बिजनेस या कौन पर्सन जो है किसको डोनेशन कर रहा है। बट इस वक्त जनरल जो पब्लिक है वो जा करके नहीं देख सकती कि किसने जो है बॉन्ड्स को दिया। तो एक तरह से जो डोनर है उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है फ्रॉम द आइज ऑफ पब्लिक, ठीक है। तो उसका अपना ड्रॉबैक भी है, बिकॉज वोट कौन देगा, जनता देगी, और जनता को पता ही नहीं है कि उसको बैक कौन कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी है। दूसरा जो प्रॉब्लम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ वो ये है कि पार्टीज के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको डिटेल प्रोवाइड करनी है पब्लिक के साथ हर डोनेशन की। तो पहले होता था कि 1000 से ऊपर की कोई भी डोनेशन अगर आपको मिली है तो आपको वो डिटेल कंपलसरी प्रोवाइड करनी है, पर यहाँ पर वो डिटेल सब एसबीआई के पास है, पार्टीज के पास ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको हर इलेक्टोरल बॉन्ड की जो है डिटेल देनी होगी। दूसरी चीज, इवन जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे कि कंपनीज हो गई, इवन कंपनीज जो है बॉन्ड परचेज कर सकती हैं। तो ये इससे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ लोग शेल कंपनीज बना लेते हैं। शेल कंपनीज मतलब ये कंपनी केवल पेपर पर है, एक्चुअली ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है, और ये पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए इस कंपनी को जो है एस्टैब्लिश किया गया है। तो शेल कंपनीज जो है बना करके लोग बॉन्ड खरीद सकते हैं। अभी देखेंगे हम, इस वाले में भी देखेंगे शेल कंपनीज के बारे में, ज्यादा हम डिटेल में बात करेंगे। तो दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे और हैं। पहली प्रॉब्लम की पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो डिटेल पब्लिक को प्रोवाइड करे हर डोनेशन की, और दूसरा ये जो पॉलिटिकल पार्टी ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनको कंपनीज भी परचेज कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शेल कंपनी बना करके भी बॉन्ड परचेज किए जा सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि कुछ पहले जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो कुछ जो है उसमें प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किए गए थे, जैसे कि कंपनीज अपने 7.5% ऑफ नेट प्रॉफिट इन लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है उसका 7.5% से ज्यादा वो जो है डोनेशन नहीं कर सकती थी। अब ये लिमिट हटा दी गई है। तो इससे क्या होगा
कुछ लोग सिर्फ इसी मतलब कंपनीज कैन डोनेट एज मच एज 20% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट, मतलब कि कंपनीज को अगर कोई पॉलिटिकल गेन चाहिए तो वो एक बड़ा अमाउंट अपना जो है इन्वेस्ट कर सकती हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म इससे क्रिएट होगा। इससे क्या होगा? क्रोनी कैपिटलिज्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, आई एम रियली सॉरी। आप एक बार बस गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। क्रोनी कैपिटलिज्म जो है इससे क्रिएट होता है। ठीक है। दूसरा मैम कि क्या इसको परचेज करने के लिए सेलेक्टिवली एसबीआई का ही ब्रांच होना चाहिए? आई मीन कोई अदर बैंक के साथ नहीं नहीं, हो बस सकता क्या ये? एसबीआई ब्रांच देता है, एसबीआई ही देता है। एसबीआई इज अ नोडल बैंक, और कोई बैंक से आप नहीं परचेज कर सकते। ठीक है रितिका। ओके ओके। दूसरा, पहले जो है ये प्रोविजन, जब इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम इंडिया में शुरू हुई थी तो प्रोविजन था कि कंपनी अगर डोनेट करना चाहती है तो कम से कम उसको फॉर्म हुए 3 साल हो जाने चाहिए। तो अब ये लिमिट भी हटा दी गई है। अब मान लीजिए आज आपने कंपनी फॉर्म की, आज ही जाके आप डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास ब्लैक मनी हो, आपने एक कंपनी फ्लोट कर ली मॉरिशस में, ठीक है, या इंडिया में भी शेल कंपनी जो है आपने फॉर्म कर ली और कंपनी के नाम से आपने डोनेट कर लिया, तो कंपनी कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, 3 साल हो गया कंपनी को, इसका मतलब अगर 3 साल पहले फॉर्म हुई है, इसका मतलब 3 साल तक सस्टेन करने के लिए वो कुछ बिजनेस करेगी। बट अगर कंपनी आज ही फॉर्म हुई है तो इट मे बी पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी है कि आपने कंपनी को सिर्फ जो है डोनेशन करने के लिए ही फॉर्म किया है, शेल कंपनी के रूप में यहाँ पर डोनेशन आ सकते हैं। तो ये जो 2 चीजें अलाउ की गई हैं ये काफी जो है नेगेटिव हैं, और ये एक बड़ा सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे खड़ा करती हैं। ये 2 प्रॉब्लम, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। अब मैम सजेशन, बेसिकली इससे ना करप्शन का भी प्रॉब्लम इनहांस हो सकता हाँ है। आई ये मीन तो वही करप्शन क्या है, कहाँ हम करप्शन, इरेडिकेट करने के बाद ये करप्शन के ही उसमें आएगा ना, ये क्रोनी कैपिटलिज्म, करप्शन, ये शेल कंपनीज। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई। बस प्रॉब्लम पे नहीं रुकना है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड आता है तो आंसर फॉर्मेट क्या होगा? व्हाट इज, पहला चीज इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप थोड़ा सा कुछ डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड, ये इंट्रोडक्शन में हो गया, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन। फिर बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट हैं? बेनिफिट, इससे ट्रांसपेरेंसी, मतलब इससे जो है गवर्नमेंट के को पता चलेगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है। इट डज नॉट अलाउ द फॉरेनर्स टू इंटरफेयर इन द इलेक्शंस। आपने यूएस के इलेक्शन में सुना होगा बहुत फॉरेनर्स का इंटरफेरेंस था, तो इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ इंडियंस खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ फॉरेन इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा। पहले फॉरेन इंटरफेरेंस था, तो ये उस सब में हेल्प करता है, बेनिफिट में आ जाएगा। रिमूव्स फॉरेन इंटरफेरेंस। इट इज मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर। एनी पार्टी, क्योंकि डोनर की जो आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है, तो डोनर कैन फ्रीली डोनेट टू एनी पार्टी ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? ये बेनिफिट हो गया। मैम प्रॉब्लम्स 3, आरटीआई के अंडर हम बैंक से इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते? एक एसबीआई एक करके। हाँ अमरेंद्र बोलिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में एसबीआई से इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता कि पर्टिकुलर पार्टी को आपने मांग कितना? सकते हैं, यही कोर्ट ने बोला है कि ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट, ये जो है सिर्फ एडिटोरियल में प्रॉब्लम्स बताई गई थी, तो मैंने 3 प्रॉब्लम्स वो की हैं। आप मांग सकते हैं अगर कोई वो चाहे, अगर कोई जानना चाहता है ये कि किसको कितने बॉन्ड मिले हैं, तो वो जा करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बट एज ए जनरल पब्लिक इजीली एक्सेसिबल ये इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड दैट इज वाई इट बिकम्स लेस ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ओके ठीक है। आर्टिकल में भी यही मैम लिखा था जी। ये जो भी डोनर खरीद रहा है इसको, तो उसका क्या बेनिफिट होगा? बिकॉज इट इज लाइक फ्री ऑफ इंटरेस्ट, तो डोनर को क्या बेनिफिट होगा आफ्टर बाइंग दिस इलेक्टोरल बॉन्ड? डोनेशन का मतलब तो ही क्या पार्टी को होता है? हेल्प करेगा ना, हाँ, बिकॉज वो यू आर पार्टी, परचेसिंग दैट। देखिए कंपनीज अगर डोनेट करती हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म वाली बात होती है कि अगर हमारी जो पार्टी है वो पावर में आ गई तो हमको किकबैक्स मिलेंगे। बाकी आप अगर बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हैं तो आप डोनेट करते हैं। मैक्सिमम जो डोनेशंस होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग आई शुड नॉट यूज दैट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अबाउट शेल कंपनीज बना करके वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो ब्लैक मनी है उसको इलेक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं। और भी बेनिफिट, आईटी रिलीफ, आप मतलब टैक्स में रिलीफ मिल जाता है।
ये बेनिफिट आपको मिल सकता है, बट मेजर बेनिफिट यही होता है क्रोनी कैपिटलिज्म वाला उस पर्सन को। पर ये लिखना नहीं है, लिखना नहीं है आपको, ये आपका जेन्युइन डाउट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आंसर में नहीं लिखना है। तो स्ट्रक्चर हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर क्वेश्चन आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड, पहला। दूसरा, बेनिफिट क्या है। तीसरा, प्रॉब्लम्स क्या है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन कैसे होगा, ये जो हमने 2 अभी अमेंडमेंट किए इनको हटा देना चाहिए। पार्टीज को ऑब्लिगेशन देनी चाहिए कि वो डिटेल प्रोवाइड कराएं। आर्टिफिशियल जो पर्सन है मतलब कंपनीज को डिसअलाउ करना चाहिए, या फिर एक लिमिट सेट कर देनी चाहिए कि वो अपने जो प्रॉफिट है उसका 1% के बियॉन्ड वो डोनेट नहीं कर सकते। और ट्रांसपेरेंसी जो है इंक्रीज करनी चाहिए। ये जो है सुओ मोटो SBI अपने आप से पब्लिश कर दे कि किसने डोनेट किया था। तो इस तरह से आप सॉल्यूशंस दे सकते हैं तीनों के, ठीक है। फिर एंड में कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक अच्छा रिफॉर्म था, बट उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके उसको जो है टूथलेस बना दिया गया है। आगे जरूरत है या आगे नीड है कि इसका जो लेटर एंड स्पिरिट था उसको मेंटेन किया जाए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ठीक है। समझ आ गया। अगर क्वेश्चन आता है, पूरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, एक क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन यहाँ पे हो गया है ना। ये आज जब मैंने सुबह शेयर किया था तो इतना समझ आया था आपको, जेन्युइन बताइएगा जी, नहीं आया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, जुडिशरी एंड करप्शन। तो ये भी एक आपका एडिटोरियल था। नील, एक बार आपको सबको आवाज आ रही है मेरी? आ रही हो? थोड़ी थोड़ी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है नहीं अभी? आ रही है, आ अभी रही है। क्लियर है? एक मिनट हेडफोन लगा के देखते हैं, रुकिए। क्लियर तो आ रही है मैम। मैम बिल्कुल क्लियर आ रही है। आई थिंक जिसके नहीं, साथ हमारे साइड में नेटवर्क इशू है। हाँ हमारे आपकी साइड क्लियर ही है। नेटवर्क इशू है ठीक है, तो जिसको इश्यू है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, जुडिशरी और करप्शन। तो बेसिकली ये आर्टिकल लिखा गया रंजन गोगोई जी, जो कि एक्स हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था लाइव डिबेट पे टीवी पर कि करप्शन जुडिशरी में है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि करप्शन एक हमारे इंडिया का तौर तरीका हो गया है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ वे ऑफ लाइफ, और जजेस जो है आसमान से नहीं गिरते हैं। तो इनके इस कथन को अगर हम देखें तो इससे जो है क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं जुडिशरी के ऊपर कि जुडिशरी कितनी जो है कितनी मतलब करप्शन के बियॉन्ड, मतलब जुडिशरी के ऊपर हमारा जो है क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। एज ए जनरल पर्सन, अगर आपको कोई जज की बात, वो भी कोई छोटा मोटा जज नहीं, जो चीफ जस्टिस रह चुका है, अगर वो आपसे आपके सामने लाइव टीवी पर ये बोलता है कि जुडिशरी में करप्शन है, तो इससे आपके ऊपर जो है जुडिशरी के ऊपर से विश्वास आपका जो है हट जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे 3 कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। पहली चीज, इससे लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है जुडिशरी में। जुडिशरी काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, न्यायालय जो है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज के टाइम में अगर आप आज भी सर्वे कराएं इस वक्त, तीनों ब्रांचेस का, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, सबसे ज्यादा जो आस्था और विश्वास है लोगों का, उनका जुडिशरी में है। न्याय प्रणाली में आज भी लोगों का विश्वास है। लोग सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट हो उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको कोट करते हैं, क्योंकि लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं। पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक्स ये बोले कि करप्शन है, जजेस में करप्शन, जजेस जो है आसमान से नहीं आते, तो इससे क्या होगा, आम जन साधारण का जो विश्वास है जुडिशरी में वो कम हो जाएगा।
ठीक है, इससे जो है पूरा इंस्टीट्यूशन स्कैंडलाइज होता है, मतलब जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी का जो है नाम बदनाम होता है। आर वर्सेस एल्मोन, अब देखिए ये मैंने क्यों कोट किया है, ये दोनों चीजें मैंने बहुत डिटेल में लिखी हैं, क्योंकि जब भी न्याय के बारे में, न्यायालय के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है आपका जीएस पेपर 2 में, तो जब न्यायालय के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है, जब आप कंक्लूजन लिखेंगे या कहीं पे भी आप बीच में डाल दीजिएगा कि न्यायालय पर लोगों का एक असीम विश्वास होता है, मीन्स पीपल हैव इमेंस फेथ ऑन जुडिशरी एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय जुडिशरी एज वेल। और ये बात जुडिशरी ने भी, न्यायालय ने भी एक्सेप्ट की है। फॉर एग्जाम्पल आर वर्सेस एल्मोन के केस में 1765 में ही एक चीफ जस्टिस ने जो है बोला था कि जब भी लोगों की जो है आस्था कम हो जाएगी जुडिशरी में, इससे जस्टिस जो है सही से नहीं मिल पाएगा। तो वेन एवर मेंस एलिजियंस, एलिजियंस मीन्स लोगों की आस्था लॉ, न्याय से फंडामेंटली शेक हो जाती है, मतलब न्याय से जो है खत्म हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जस्टिस मतलब न्याय मिलने में काफी अवरोध पैदा होता है। ठीक है, ये चीज आर वर्सेस एल्मोन के केस में बोली गई थी। अगर लोगों का फेथ न्यायालय से या जुडिशरी से खत्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जस्टिस ऑब्स्ट्रक्ट होगा। इसी तरह से इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने ब्रह्म प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा था कि कंटेम्प्ट, ये कंटेम्प्ट के केस में कहा गया था कि कंटेम्प्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये नहीं होता कि जजेस को प्रोटेक्शन दिया जाए, बल्कि कंटेम्प्ट का केस इसलिए बनाया जाता है जिससे कि पब्लिक को जो है प्रोटेक्ट किया जाए कि उनका मतलब न्यायालय जो है के कंडक्ट को कोई भी जो है आपस में डिस्कस ना करे, न्यायालय की जो छवि है उसको कोई धूमिल ना करे, जिससे कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है न्यायालय में वो खत्म ना हो, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो वीकन ना हो, इसलिए जो है जो है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट रखा जाता है। तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली जजेस को प्रोटेक्ट नहीं करता है, ये पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस को अपहेल्ड करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पार्ट है वो रखा जाता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आए तो आप ये वाला केस कोर्ट कर सकते हैं, न्यायालय पे आए तो आप ये वाला कर सकते हैं कि न्यायालय पर जो है कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उससे जस्टिस ऑब्स्ट्रक्ट होता है। दूसरी चीज़ उनके खुद के कंडक्ट पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जजेस, देखिए जब आप गलत होंगे तो आप सभी को गलत बोलेंगे, क्योंकि आपने गलत काम किया है, ऐसा आपका कहने से ये चीज जो है कंक्लूड की जा सकती है। तो उनके ऊपर खुद सवाल खड़े होते हैं। उनके कार्यकाल में 8 केसेस एक पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप के असाइन किए गए थे, एक बेंच को, अरुण मिश्रा बेंच को। इन केसेस को उन बिजनेस के फेवर में डिसाइड कर लिया गया था और फिर क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई और क्यूरेटिव पिटीशन में कोई और बेंच मिली थी और उसमें जो है वो पर्टिकुलर बिजनेस हार गया था, मीन्स वो केस जो है उस पर्टिकुलर बिजनेस के फेवर में डिसाइड हुआ था, पर क्यूरेटिव पिटीशन में उस उनके जो एक पर्टिकुलर केस था, सारे केसेस का क्यूरेटिव पिटीशन नहीं आई, पर एक केस में उसको जो है गलत माना गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बेसिकली एक बेंच को दिए गए थे जिससे कि एक पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। ठीक है, तीसरा, कोर्ट्स को अगर ऐसा है, अगर करप्शन की बात जो है जजेस को पता है, तो कोर्ट्स को, जुडिशरी को एक्ट करना होगा और करप्शन को खत्म करना होगा। तो ये 3 जो है टेक अवेज थे इस आर्टिकल से। इस आर्टिकल में क्या क्या यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। आर वर्सेस एल्मोन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं लिख के रख लीजिए। अगर कोई भी जुडिशरी पे क्वेश्चन आता है, चलते फिरते आपको ये आगे पीछे इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में आप लिख देंगे तो काफी आपका जो है आंसर बेटर हो जाएगा। या ब्रह्म प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला भी आप कोट कर सकते हैं। फिर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट थे। फिलीपींस ने $375 मिलियन की जो है डील साइन की है इंडिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। ये पहली एक्सपोर्ट ऑर्डर है ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस के बारे में, ये सबसे फास्ट और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो पूछा जाता है ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है, तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फिर एक और आया था कि 6% जो MSMEs हैं, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स इनको ओन करते हैं। तो ये कहाँ से हमें डेटा मिला है, उद्यम पोर्टल पर ये डेटा जो अपलोड हुआ था उसके थ्रू ये देखा गया है।
और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एससी एंटरप्रेन्योर्स हैं, फॉलोड बाय तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर राजस्थान है, फोर्थ पर यूपी है, फिफ्थ पर कर्नाटका है, सिक्स पर पंजाब है। ये सीधे सीधे जो है ये डेटा पर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू। विच ऑफ दीज स्टेट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एससी एंटरप्रेन्योर्स, तो उसमें से महाराष्ट्र होगा। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एससी एंटरप्रेन्योर्स तमिलनाडु, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट था। फिर अगर कोई वुमेन को कोई इंटरनेशनल लेवल पर किसी तरह का जो है ऑनर होता है या किसी तरह का अचीवमेंट होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली बीपीएससी के लिए। तो ये इसलिए न्यूज़ आप रखा गया था। होंडुरास की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जियोमारा कास्त्रो बनाई गई हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीपीएससी 67th में। हु इज़ द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो ये आनंद नागेश्वरन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका द हिंदू का आज डिस्कशन, काफ़ी टाइम हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस का मैंने नोट्स शेयर कर दिया है, एक ही उसमें जो है आपको समझना है। उसमें जो है बैंक की बात की गई थी, इकोनॉमी की जिस दिन क्लास होगी तो एक बार उसको डिस्कस कर लेंगे। बैड बैंक की बात की गई है, तो बैड बैंक का हम डिस्कशन जब बजट का होगा डिस्कशन तब कर लिया जाएगा, तो एक बार आप देख लीजिए। बाकी जो है डिटेल में डिस्कशन बैड बैंक के ऊपर एक बार कर लेंगे, तब आपको आर्टिकल साथ के साथ समझा देंगे। ठीक है, अब आपकी तरफ से कोई डाउट है तो मैं डाउट ले लूंगी। जो मैम एक्सपोर्ट की बात की हो आपने जी ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरी के बारे में है या ब्रह्मोस मिसाइल ओवरऑल? ओवरऑल ब्रह्मोस मिसाइल के साथ का एक्सपोर्ट होगा। ठीक। ठीक है, आगे और पूछिए, किसी को कोई डाउट है? मैम मेरा ये डाउट है कि क्या जुडिशरी को ये पावर है कि मतलब जो हाउस के जो रूल्स हैं उसमें दखल दे, जैसे जैसे 9 एमएलए को सस्पेंड किया गया, लेकिन क्या ये तो हाउस का ही हुआ ना लॉ? देखिए जैसे अनुराग, लोकसभा जुडिशरी कुछ भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉर्म नहीं किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव करे चाहे वो जो है लेजिस्लेटिव ब्रांच करे, तो जुडिशरी कैन इंटरफेयर। आर्टिकल 13+32 के तहत जुडिशरी को वाइड पावर्स हैं। कोई भी रूल मिला, कोई भी लॉ बन गया, उसको सीधे सीधे क्वेश्चन किया जा सकता है ऑन दी ग्राउंड दैट इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट, और यहाँ पर फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा है, इसीलिए जुडिशरी कैन इंटरफेयर। ओके, थैंक यू। ठीक है, हम इसमें रिमूव करने का पावर किसके पास होता है? हाउस के पास होता है। ओके, ठीक है, रिमूव नहीं किया है, सस्पेंड किया है। सॉरी सस्पेंड करने का, तो हाउस में जो स्पीकर होगा वो करता होगा, कौन करता होगा? जी मतलब जी, स्पीकर के पास ये पावर है। स्पीकर क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है? जी जी, मेजॉरिटी पार्टी से होता है नॉर्मली। ओके, इसलिए बायसनेस आ सकती है फिर। जी जी जी, यही स्पीकर पे भी बहुत बड़ा डिस्कशन है, ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है। स्पीकर का काफी कंट्रोवर्सी स्पीकर पर भी है, करेंगे जब हम इसकी क्लास करेंगे जब पॉलिटी की, तब बात कर लेंगे स्पीकर पे भी। तो ये समझ आ गया आपको? अब कोई डाउट है यहाँ से तो पूछ लीजिए। कैसी लगी ये क्लास आपको, समझ आया, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ आपका? यस मैम। ठीक है, फिर बंद किया जाए। मैम मेरा एक क्वेश्चन जी पूछिए। टाइम हो। जी जी, पूछ लीजिए जल्दी। मैम न्यूज़पेपर कौन सा अच्छा है, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस? दोनों पढ़ने हैं। देखिए, द हिंदू में इतना सारा कवर हुआ, बट बैड बैंक कवर नहीं किया द हिंदू में। और अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पे देखेंगे तो सीधे सीधे बैड बैंक का पहले न्यूज़पेपर पे पहले पेज पे ही दिया हुआ है। तो अगर आप यूपीएससी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो दोनों पढ़ने हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं केवल, तो आप द हिंदू पढ़ के भी छोड़ सकते हैं। मैम लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने में ऑलमोस्ट 2 घंटे चले जाते हैं। ये फिर तो आपको नोट्स क्यों दिए जा रहे हैं? आपको मिल रहा है ना, पेड ग्रुप पे नोट्स मिल रहा है, इसीलिए तो मिल रहा है। यही पढ़ना है आपको, पूरा न्यूज़पेपर हमने पढ़ा दिया आपको द हिंदू में, और उठा के देखेंगे और आपके सिलेबस का कोई भी आपको एक्स्ट्रा न्यूज़ नहीं मिलेगा जो यहाँ कवर नहीं हुआ। सब तो समझा दिया, पूरा द हिंदू अभी पढ़ा दिया आपको।
मैम ऐसे तो एक्स्ट्रा न्यूज़ तो दूसरे भी न्यूज़पेपर में आ जाएगा, मतलब इंडियन एक्सप्रेस में आप बैड बैंक बोल रहे हो, ऐसे ही कुछ और न्यूज़ होगा जो यूपीएससी के रिलेवेंट होगा। बेटा इंडियन पर्सपेक्टिव के जो न्यूज़ होते हैं वो इंडियन एक्सप्रेस से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। आप उठा के देखिए 2021 का पेपर, और द हिंदू से जो है आपको मेंस के लिए बेनिफिट होता है। तो यही दो न्यूज़, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, आप कितने पढ़िएगा, बट ये दो न्यूज़पेपर करेंगे तो दोनों एस्पेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। मैम कभी कभी लगता है द हिंदू ज्यादा लेफ्ट की तरफ जाता है इसलिए, और तो इंडियन एक्सप्रेस देखिए सेंटर। दोनों न्यूज़पेपर्स में अब पूरा जर्नलिज्म में पूरा एकेडमिया में ही लेफ्टिस्ट थोड़ा सा है क्राइटेरिया। ये बायस आपको देखना है ना। आप अगर आपको लगता है कि ये आर्टिकल काफी लेफ्ट वो हो रहा है लीनिंग, तो आप उस आर्टिकल को मत पढ़िए, उस आर्टिकल को छोड़ दीजिए। बट न्यूज़ तो आपको पढ़ना है ना। न्यूज़ में तो वो पूरा ही देते हैं। अब ये देखिए, ये जो न्यूज़ है ये तो उन्होंने ऐसा का ऐसा ही दिया ना, जैसे कि SC क्वेश्चंस अ ईयर सस्पेंशन ऑन 12 महाराष्ट्र बीजेपी MLAs। यहाँ पे आपको केस लॉ मिल गया, जज ने क्या बोला ये मिल गया, ये इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजी थोड़ी ना आपको फॉर्म करनी है अनुराग। बाकी अगर आपको दिक्कत हो रही है, एक बार नोट से रेफर कर लीजिए, और फिर कुछ रह गया है तो आप अपना भी थोड़ा बहुत ऐसे नोट्स बना सकते हैं। साथ में एक पेज रख लीजिए एक्स्ट्रा, अगर कुछ आपको लगता है कि ये चीज़ कवर नहीं है तो उतना आप बना लीजिए, ठीक है। ठीक है जी, बंद किया जाए क्लास। और किसी के कोई डाउट? यस मैम, मेरा एक डाउट था जी मैम। पूछिए नील मैम फर्स्ट डे मैं ज्वाइन किया हूँ मैम, जी और यहाँ मुझे एक नोटिफिकेशन मिली थी कि ये फ्री क्लास है। जी। तो मैम जो पेड वाला जो क्लासेस होंगी उसका क्या कंडीशंस होगा, ये तो मुझे पता नहीं है मैम, क्योंकि फर्स्ट डे है मेरा। तो इज इट प्रॉपर टाइम टू आस्क दिस थिंग, और आई कैन पर्सनली आस्क ऑल अबाउट दिस? नेहा मैम को ये चीज़ बेटर पता है, नेहा मैम कोऑर्डिनेट कर रही हैं, ओके मैम। ठीक है, तो वो बता देंगी आपको। बट हाउ आई विल गेट इन कनेक्ट विद हर, एदर इन ग्रुप नेहा और आई मैम कैन? आप जरा बता दीजिए जरा, नेहा मैम है यहाँ पे। नेहा मैम आप थोड़ा सा, बार बार ये क्वेरी आ रही है तो एक बार थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके नेहा आई गॉट मैम द का मैसेज। नंबर मिल गया, आप टेक्स्ट कर यस दीजिए, यस ठीक है। ओके थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। ओके नील, फर्स्ट क्लास के हिसाब से आप मतलब आप पहले नहीं जुड़े हैं, फर्स्ट नो टाइम मैम, आप देख रहे हैं मुझे तो आज कैसे? मिला ही, मुझे मतलब मैं टेलीग्राम पे से सर्च कर रहा था इंग्लिश मीडियम में कुछ बेस्ट कंटेंट, तो मुझे एज यूजुअल हिंदी मीडियम तो बहुत सारे मिलते हैं, बट देयर इज लैक ऑफ इंग्लिश मीडियम, एंड आई वाज आल्सो सर्चिंग फॉर दिस, एंड आई गॉट दिस बेस्ट परफॉर्मिंग ग्रुप। तो मैं सोचा कि एक बार ट्राई करता हूँ मैं, आज लाइव में आपको फर्स्ट कैसा टाइम है लगा क्लास, ये बताइए। मैम। मैं ऑलरेडी मैम 3 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड आई हैव टेकन 2 एग्जामिनेशन ऑफ PPSC एंड वन UPSC आल्सो, और मुझे बहुत ही अच्छा मैम लगा, बिकॉज एक्सप्लेनिंग का जो आपका जो कंडीशन है मैम, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे विजन वाले एक्सप्रेस करते हैं, मैंने विजन का स्टूडेंट भी रहा हूँ मैम। मैं जी जी 2018 में मैं विजन का पूरा बैच कंप्लीट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज UPSC इज नॉट अ प्ले, इतना नील, आसानी आप से कौन होता से नहीं है स्टेज तक गए थे? मैम। मेरा प्री हुआ था, मेंस में मेंस नहीं हो पाया था मैम, बिकॉज आई वाज नॉट Means- हैविंग गुड राइटिंग स्किल, मेरे पास हाँ, स्किल नहीं है ये राइटिंग। इसी वजह से, क्योंकि आपने केस लॉस वगैरह, देखिए जितने भी बार मैंने मेंस दिया है, तीनों बार मैंने मेंस क्वालिफाई किया है ओह थैंक यू मैम। यूपीएससी का, ठीक है। यस मैम। तो मैम यही मेरे प्रॉब्लम है कि आई एम नॉट गुड इन राइटिंग मैम, मेरे को एक्सप्रेस करना नहीं होता, आई नो एवरीथिंग बट आई कांट एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स, ठीक है, ये वो प्रॉब्लम है। वो चीजें धीरे धीरे सॉल्व होंगी, जरूरी नहीं है आप वर्ड्स अपने ही वर्ड्स में एक्सप्रेस करो। यस मैम। आपको ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा आंसर्स देख करके। अब ठीक, आपको कोई ऐसे डाउट हो तो आप नेहा मैम को कर लीजिए कांटेक्ट एक बार। यस मैम रियली बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज लॉकडाउन के टाइम में कहीं जा भी नहीं सकते मैम, अच्छे कोचिंग्स वगैरह भी बहुत मोटा चार्ज कर रहे हैं मैम, and in right now I am not in condition to pay those fees ठीक है, because आपका यहाँ पे आई डोंट थिंक नेहा मैम का बहुत एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, एक बार आप पूछ yes ma'am, लीजिएगा इनको। yes ma'am, बाकी बीपीएससी में 64th 65th मैंने क्लियर किया हुआ है अभी। आई एम yes वर्किंग ma'am। एज प्रोबेशन ऑफिसर। oh thank you ma'am, I am feeling proud for this thing कि बहुत अच्छा ग्रुप मेरे को मिला है मैम, थैंक यू। जी, और किसी की कोई डाउट? मैम जी रितिका, हाँ रितिका आपने एक डाउट पूछा था, आप पूछ लीजिए उसको। हाँ दीपक, रितिका एक मिनट, दीपक। मैम ने कह रहा था कि
अभी तो हम लोग हिंदी मीडियम वाले मैम, ये पेपर का तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई मैम कि मेंस का क्या किया जाएगा नेक्स्ट। दीपक, मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी आपको आवाज मतलब बोलना समझ आ रहा है ना? आप खुद लिख लेंगे ना? जी बिल्कुल मैम, इतना तो समझ में आ रहा हाँ है, तो लेकिन अभी बस। खुद से अगर लाइक खुद से कुछ देखना अरे हो। आपको खुद जी से भी तो देखिए, मेंस में कहाँ डिफरेंस आता है? मेंस में आप मार्क्स कैसे एक्स्ट्रा लाएंगे? नॉर्मल तो हर एक कोई आर्टिकल 32 लिख देगा, 13 लिख देगा। आप कैसे अपना आंसर को इम्प्रूव यस करेंगे? केस लॉज लिख करके, यस एग्जाम्पल दे करके, तो वही तो हम आपको सिखा रहे हैं। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड वाला अच्छे से समझ नहीं आया क्या? आया मैम, अभी तो तो वही बिल्कुल लिख बढ़िया समझ में आया। जी, तो बस वैसे ही लिखना है। आप इतना क्यों हिंदी मीडियम वाले, अगर आपकी, देखिए मेरे को ये दिक्कत होती है कि मैं बताऊं, अपने जॉब में भी मुझे ऐसा फील होता है। मेरे लिए ये डिसएडवांटेज है कि मुझे हिंदी इतना अच्छे से नहीं आती। मेरे को काफी कभी कभी कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है, बिकॉज मेरा मीडियम थ्रू आउट इंग्लिश रहा है। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि आपको मैं हेल्प करूँ, और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी वैसे वैसे इम्प्रूव होगा। वर्ड्स आप देख रहे हो आजकल थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी वगैरह में मैंने इंक्लूड करना शुरू किया है, तो करेंगे धीरे धीरे। आप हेल्प कीजिए हमारी, जो वर्ड्स हमको यस नहीं आ मैम। रहा है जी। ठीक है। नहीं जी मैम, उधर तो खैर वो आर्ट्स वो ज्योग्राफी वगैरह का तो खैर मैम समझ में आता है, बस वही थोड़ा मैम न्यूज़पेपर को लेकर थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था कि अभी उसका क्या करना है, तो न्यूज़पेपर में आपने आप बोला तो मैं बिल्कुल। हाँ, न्यूज़पेपर में हम वीकली, जैसे आज मैंने कराया, ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर आप लिख लोगे आराम से। ठीक है। जी मैम, भी बाकी धीरे धीरे हो जाएगा, अभी तो टाइम है उसका। ओके, थैंक यू मैम। ओके रितिका, आप पूछ लीजिए। Ma'am, what are the reasons for the, hindrance for the success of, SAARC nations? सार्क नेशंस, देखिए बहुत सार्क का अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ना, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लेस कनेक्टेड अगर इकोनॉमिकली कोई रीजन है तो वो साउथ एशियन रीजन है। और उसमें सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती है, दैट इज द राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, तो इंडिया की कोई भी पॉलिसी होगी वो साउथ एशियन पॉलिसी को इम्पैक्ट करेगी। और आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक तरफ आप टेररिज्म आपको कोई एक्सपोर्ट कर रहा है और आप उसके साथ अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस रखें। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और बाकी कंट्रीज, अगर अगर इंडिया, अगर आप मैप देखेंगे सार्क का, तो इंडिया इज अ नोडल पॉइंट। ठीक है, एक अफगानिस्तान हो गया, तो अफगानिस्तान के साथ भी आपके रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हो गए। पाकिस्तान इज ए वेरी बिग फैक्टर अगेन, उसके साथ भी आपका जो है रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। बाकी जो रह जाता है वो BBIN में आ ही जाते हैं। BBIN के हिस्सा है, और हमारी जो पार्टनरशिप्स है उसमें आ जाता है। तो सार्क हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, क्योंकि हमारे पास सार्क को रिप्लेस करने के लिए और भी फोरम्स हैं, जैसे कि BBIN हो गया, फिर हमारे जो है बायलेटरल पार्टनरशिप्स हैं। ठीक है, ट्राइलेटरल पार्टनरशिप्स हैं, तो वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखें, श्रीलंका इज़ ए पार्ट ऑफ सार्क अगेन। श्रीलंका को अभी रिक्वायरमेंट थी फंड्स की, और श्रीलंका में इकोनॉमिक काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, उनके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, और इंडिया ने जो है क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की है श्रीलंका को। तो हम कोई भी नेबर में प्रॉब्लम होती है तो इंडिया हेल्प कर देता है सार्क नेशंस को स्पेशली। इसी तरह से सैटेलाइट जो है वो उसमें हेल्प किया था। फिर जब, और ऐसा नहीं है कि सार्क पूरी तरह से अपना रेलेवेंस हो रहा है, आप ये भी एक पॉइंट आप ये दे देंगे कि थोड़ा सा जो है लेस इंटीग्रेटेड रीजन है। रीजन बीइंग द राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड सेकंड देयर आर अदर फोरम्स आल्सो विच आल्सो डू द सेम थिंग, जिसमें पाकिस्तान नहीं है, जो कि ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है। सार्क का एक और अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें टोटल यूनैनिमिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग है तो उसमें सबको एग्री करना चाहिए, तो वो जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि पाकिस्तान एंड इंडिया हार्डली कम ऑन द सेम पेज। तो उसको रिप्लेस करने के लिए इंडिया के पास और ऑप्शंस हैं, जैसे कि BBIN हो गया, जो कि सार्क से ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से रेलेवेंस ख़त्म हो गया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोविड के टाइम की बात करें तो इंडिया ने कोविड की जो है ट्रेनिंग दी थी। इंडिया ने वैक्सीन मैत्री के थ्रू सभी सार्क कंट्रीज़ को वैक्सीन पहुंचाई है। इवन पाकिस्तान को वैक्सीन पहुंची है थ्रू गावी। डायरेक्टली नहीं गई है, बट इंडियन वैक्सीन हैव रीच्ड पाकिस्तान थ्रू गावी।
तो सार्क का ऐसा नहीं है कि इट हैज़ बिकम अ टोटली डेड एज अ मल्टीलेटरल फोरम। अभी भी यहाँ पे बातें होती हैं, अभी भी जो है इन टाइम्स ऑफ नीड द कंट्रीज कम टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ कोविड। तो कोविड का आप एग्जाम्पल दे देंगे, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है इंडिया ने ट्रेन भी किया था वहाँ के नर्सेस को और वहाँ के स्टाफ को, साथ साथ वैक्सीन का आप एग्जाम्पल दे देंगे। सार्क कंट्रीज को प्रेफरेंस मिली थी वैक्सीन्स पहुँचाने में, ठीक है, उनको फ्री में भी वैक्सीन हमने पहुँचाई थी। तो फिर आप लिखोगे कि इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, और सही से अगर इसको हमने देखा तो आगे इसको जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स एंड टू इंटीग्रेट इट मोर इकोनॉमिकली। ठीक है रितिका, ठीक बिल्कुल। है, समझ आ गया? और ना श्रीलंका का जो आपने बताया, अभी श्रीलंका की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा पुअर चल रही है। आई मीन वो हर कंट्री से मांग रहा है। करीबन 1.7 ट्रिलियन इकोनॉमी बच रखी है। तो इंडिया ने मैम एक एग्रीमेंट साइन किया है। मुझे भी याद नहीं आ रहा उसका नाम। कैन यू क्रेडिट टेल लाइन मी दिया वो है नाम क्या इंडिया था? ने। वो आगे पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ, फॉर ऑयल हाँ, ऑयल के अलावा भी टैंक्स इंडिया वगैरह ने के जो लिए ना, डॉलर जो से, रिपेयर करेगा इंडिया। हाँ, नॉट गेटिंग द नेम। तो आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ, ठीक है। तो मैम बेसिकली हाँ पूछिए रितिका। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस यही है। आई गॉट द पॉइंट, आपने जो भी समझा। ये श्रीलंका, मैम समझ आ गया आपने जो भी समझा, श्रीलंका पूछना नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि श्रीलंका इज अ टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी, एंड कोविड के टाइम पे टूरिज्म जो है काफी हिट हुआ है, ठीक है, ये मेजर रीजन है। दूसरा जो है चाइना का जो डेट डिप्लोमेसी है, उसने डेट सर्विसिंग को काफी जो है डिफिकल्ट बना दिया है, जिससे कि उनको फॉरेन रिजर्व की प्रॉब्लम आ रही है। तो 2 रीजंस हैं। बाकी इंडिया जो भी हो सकता है, इंडिया मदद कर रहा है। इंडिया ने उनको लोन दिया है, इंडिया ने उनको क्रेडिट लाइन दी है, इंडिया ने ऑयल प्रोवाइड किया है उनको। ठीक, लॉस्ट इट्स रिलेवेंस। क्या? मैम बेसिकली शार्क अपनी रिलेवेंस अभी नहीं खोई है। मतलब हाँ, चीज़ें इफेक्टिव कम हो गई है, बट जैसे कोविड का एग्जाम्पल एक परफेक्ट है कि इंडिया ने अपने मैत्री के थ्रू वैक्सीन प्रोवाइड कराई है। या हाँ, बस वही लिखना होता है आंसर में। आंसर में कभी भी आप डायरेक्टली ये नहीं बोलोगे कि हाँ ये एकदम, इट शुड बी ऑलवेज बैलेंस्ड। अगर सार्क की रेलेवेंस खत्म हो गई तो फिर बॉडी क्यों है भाई? उसमें बहुत खर्चा होता है, सेक्रेटेरिएट बनाने में, मीटिंग्स करने में, उसको मेंटेन करने में खर्चा होता है, कंट्रीज देती हैं वो। तो यू कैनॉट से कि वो बिल्कुल इट हैज़ बिकम टोटली इररेलेवेंट। रेलेवेंस कुछ तो है, कभी तो यूज कर सकते हैं ना उस फोरम को। जैसे कि जब भी कोई भी डिजास्टर आएगा, साउथ एशिया की सारी कंट्रीज में इफेक्ट होगा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज किया जा सकता है उसको, कम्युनिकेशन के लिए उसको यूज किया जा सकता है। और उसमें डिजास्टर में आप एग्जाम्पल दीजिए कोविड का, ठीक है। ठीक है मैम। पोटेंशियल है, बस उसका यूटिलाइजेशन उतना नहीं है ऑन ग्राउंड। और रीजन उसका है बिकॉज वी हैव अदर फोरम्स ऑल्सो। स्ट्रक्चरली जो है उसमें क्योंकि यूनैनिमिटी होनी चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, इस वजह से डिफिकल्टी आती है डिसीजन लेने में साथ में। ठीक है बेटा, आप बंद किया जाए क्लास। ठीक है मैम। ओके मैम एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, मैम एक क्वेश्चन दे दीजिए ना, आज के ही सेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन दे दीजिए, सो दैट कि ये कल संडे है इलेक्टोरल ना। बॉन्ड पे लिखिए सब लोग क्वेश्चन, और ग्रुप में जमा कर दीजिएगा, हम इवेलुएट करके दे देंगे। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। व्हाट इज एन इलेक्टोरल बॉन्ड? ओके, critically analyze its relevance in current political times. बहुत अच्छे से हमने ये समझाया है, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, लिख के लाइए। मॉडल आंसर नेक्स्ट टाइम हम दे देंगे इसका, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं। What is an electoral bond? Critically analyze its relevance in current political times. मैम कितने वर्ड्स में? बेटा बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है, कम से कम 2-2.5 पेज का तो लिखना है, ठीक है।
लिखिए कैसे भी, आप अगर छोटे 250 वर्ड्स में लिखना चाहते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो लिखिए, हम इवैल्यूएट कर देंगे। अभी वर्ड्स मत देखिए, बस आंसर मैम लिखिए। critically examine its relevance in current हाँ, करंट पॉलिटिकल टाइम्स, ठीक है। ठीक है, अब एंड करें मीटिंग। ओके नेहा मैम, हो गया? जी मैम, ओके ओके। Okay, good night everyone. I hope you enjoyed the session. Have a good Sunday. I'm sorry I took you a lot of your time. Yeah, it जब was का फ्री था। चलिए, गुड नाइट। Thank you, ma'am. Good night. गुड नाइट।